भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। अब इसके अलावा और कह भी क्या सकते हैं? बुरा तो कहेंगे नहीं, वरना आप बुरा मान जाएंगे। वैसे कहने मानने की भी खूब रही। अरे जनाब, इसका असर देखना है तो किसी पति पत्नी के जोड़े से पूछिए। राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। ऐसे ही थोड़ी ना बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ना समझी की गुंजाइश तो बनी ही रहेगी। फिर झगड़ों के बादल भी मंडराएंगे और वैवाहिक जीवन का मौसम भी खराब हो सकता है। कभी बादल गरजेंगे, घड़घड़ाएंगे, कभी कभी बरस भी जाएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं जनाब, समझदारी इसी में है कि ना समझी से ना कर लो। नहीं समझे तो खुद ही सुन लीजिए। वैवाहिक जीवन में झगड़ों की जड़ ना समझे। शादी करो तो मुश्किल, न करो तो मुश्किल। जिनकी शादी हो जाती है वे जीवन में कभी कभी ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इस जंजाल में न पड़ते तो ही अच्छा था। जिनकी शादी नहीं हुई है वे चुपके चुपके ये पता लगाते रहते हैं कि उनके घर वाले इस महत्वपूर्ण मामले को क्यों टाले जा रहे हैं। शादी होने से पहले प्रत्येक सज्जन अथवा सजनी यही सोचते हैं कि शादी के बाद या जीवन प्रेम के गीत गाते गाते गुजरेगा। लेकिन जनाब, जब श्रीमान जी का स्वभाव उन्हें उत्तर दिशा की यात्रा कराता है और श्रीमती जी के नखरे उन्हें दक्षिण प्रदेश की हवा खिलाते हैं, तब घर में झगड़े रूपी मृदंग की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अनुसंधान करने के इच्छुक किसी भी उत्साही तरुण अथवा तरुणी को विवाहित जीवन में झगड़े की जड़ विषय उपयुक्त रहेगा। इसके अतिरिक्त परोपकारी व्यक्ति पति पत्नी झगड़ा समाप्ति समिति खोलकर पुण्य लाभ ले सकता है। अपने राम ने कुछ आप बीती और कुछ दूसरों के अनुभवों का पता लगाकर इस रोग से पीड़ितों के लिए कुछ नुस्खे तैयार किए हैं। पहले यह पता लगाइए कि झगड़ा किस स्तर का है। तेजी अधिक है या जरा हल्का हल्का असर है। श्रीमती जी ने गाल फुला लिए हैं या कभी कभी भ्रिकुटी चढ़ा लेती हैं। क्या बात करते करते अश्रु प्रवाह की आशंका तो नहीं होती? चाय में नमक का स्वाद आने लगा है या दाल में कंकड़ निकलने लगे हैं? झगड़ा केवल वाक संघर्ष यानी बातचीत तक ही सीमित है अथवा हाथापाई की नौबत भी आ सकती है। बच्चों को बिना कारण ही मारना शुरू कर दिया है अथवा बात बात पर मां के घर चले जाने की धमकी दी जाने लगी है। जैसे पेट में दर्द होने पर चूर्ण दिया जाता है, उसी प्रकार अलग अलग झगड़ों की अलग अलग दवाइयां हैं। इसलिए मनाने से पहले रूठने के कारण का पता लगाना आवश्यक है। कभी गलत दवा देने से बीमारी बढ़ भी जाती है। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। ऐसा भी देखा गया है कि खुशामद इस गलत ढंग से की गई कि रूठने की मात्रा और बढ़ गई। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। यदि आप तनिक गहराई में जाएंगे तो प्रतीत होगा कि झगड़े की जड़ नासमझी ही होती है। आप यदि कवि हैं तो कवि सम्मेलनों में कवियत्रियों से आपका सत्संग तो होता ही होगा, संपर्क बढ़ेगा ही, पत्र व्यवहार होगा ही। इस बढ़ते हुए सात्विक स्नेह को कवि जी की श्रीमती जी अपनी नासमझी से यदि
गलत समझ बैठें तो कवि जी को नर्क पर महाकाव्य लिखने का मसाला घर पर ही मिल जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, इतने सीधे कि आप उन्हें प्रेम में बछिया के ताऊ भी कह दें तो वो बुरा न माने। वे थोड़े पढ़े लिखे भी हैं। उनकी जाति वालों ने उन्हें एक कन्या विद्यालय का मैनेजर बना दिया। आप क्या, हर समझदार आदमी जानता है कि कन्या विद्यालय के मैनेजर के यहाँ बड़ी बहन जी, छोटी बहन जी को आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय के काम से जाना ही पड़ता है। एक दिन मैं उनके घर बैठा हुआ था। मेरे मित्र कहीं काम से बाहर गए हुए थे। उनके स्कूल की एक अध्यापिका उनसे मिलने आई। आप जानते ही हैं कि पढ़ लिख कर कपड़े पहनने का कुछ सलीका तो आ ही जाता है। वे भगवान की दया से गोरी थीं, 2 चोटियां निकाले हुए थीं, नायलॉन की साड़ी पहनी थीं। उन्हें देखते ही मेरे मित्र की पत्नी उन पर ऐसे झपटी जैसे बिल्ली चूहे पर झपटती है। बोली, क्या काम है? वे तो अपनी सास को देखने गए हैं। बहन जी ने पूछा, जी कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता कब तक आएंगे, ये उत्तर मिला उन्हें। उन बेचारी बहन जी को लंबी छुट्टी चाहिए थी। आखिर इस स्वागत के बाद उन्होंने उस समय लौटना ही उचित समझा। कोई 20 मिनट बाद ही मेरे मित्र लौटे। उनके आते ही मेरे मित्र की पत्नी ने कहा, क्या बाहर से पूछ कर चले आए? आपका कहीं मन तो लगता ही नहीं। न किसी रिश्तेदार की चिंता, न किसी पड़ोसी से मतलब। लो, मैं तो चली, खाना होटल में ही खा लेना। मुझे तो पहले अपनी मां की तीमारदारी करनी है। और वो सचमुच में चली गई। मेरा मित्र ये कहता ही रह गया, अरे अब तबीयत बिल्कुल ठीक है, अरे जरा सुनो तो। बाद में मित्र ने बताया कि यार, मेरी सास को जरा सा जुकाम हो गया था, अब बिल्कुल ठीक था। मैं क्या बैठे बैठे उनकी छींकों को गिनता। जब मैंने उसे बताया कि बहन जी आई थी, उसी समय से आपकी श्रीमती जी का मूड बिगड़ा हुआ था। उन्होंने बताया, यार क्या बताऊं, कई बार मैं इस्तीफा दे चुका हूं, कमेटी वाले स्वीकार ही नहीं करते। जब कोई मास्टरनी आ जाती है, इनका यही हाल हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता, इस नासमझी का क्या इलाज है? हाजी, औरों की छोड़िए, हम अपनी बताते हैं। श्रीमती जी से सुबह कह गए थे कि शाम को सिनेमा चलेंगे, फिर दफ्तर चले गए। वहां से लौट रहे थे कि एक कवि मित्र मिल गए। उनके चिरंजीव के मुंडन के सिलसिले में कवि गोष्ठी थी। आप तो जानते ही हैं कि हम भी कवि सम्मेलन का धंधा करते हैं। वैसे जब कवि हो छटाक भर का, तो कवि सम्मेलन के दिन कवि का वजन मनो हो जाता है। छोटी मोटी गोष्ठियों में स्थानीय महाकवियों से ही काम चलाया जाता है। हमको भी कभी स्वार्थवश और कभी परमार्थवश गोष्ठियां करनी ही पड़ती हैं। हम उन कवि महोदय के यहाँ न जाते तो हमारा काम पड़ने पर वे भी ना आते। हम चले गए। वहां देर हो जाना स्वाभाविक था। लौटे तो देखा श्रीमती जी का पारा एकदम चढ़ा हुआ था। भाई, देर हो गई, सेकंड शो में चलेंगे। बस रहने दो, मैं तो जब प्रोग्राम बनाती हूं तब यही फजीता होता है। तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे कर्म में तो इस घर में बस घुटना ही बदा है। अरे भाई, सुनोगी भी, मिथिलेश जी के बच्चे के मुंडन के सिलसिले में कवि गोष्ठी थी। वे रास्ते में से पकड़ ले गए। हाँ, मैं सब समझती हूँ। यहाँ के और सब कवि तो जहन्नुम में चले गए थे ना। एक तुम न जाते तो क्या आसमान गिर पड़ता। अरे सत्तो की माँ, तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उनके यहाँ जाना क्यों जरूरी था। अरे तुम उस दिन अपनी ताई की, फूफी की, भांजी की, नानी के स्यापे में सुबह की गई, रात को लौटी। वो तो 80 वर्ष की मरी थी। इस कवि सम्मेलनों के चक्करों को तुम नहीं समझ सकती। और वो बिगड़ी ही रही। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 सप्ताह। रविवार को पिक्चर देखकर वातावरण में नरमी आई। बताइए, इस नासमझी का क्या इलाज है? मेरे मित्र को एक दिन क्या सूझी कि उसने
आनंद लेने के लिए 31 मार्च को एक कार्ड मेरे घर के पते पर भेज दिया। सुबह की डाक में डाकिया मेरे घर में डाल गया। मैं दफ्तर से लौटा, क्या देखता हूं कि श्रीमती जी का मुंह बिल्कुल टमाटर के रंग का हो रहा है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जी मेरी विपत्ति हरो। पूछा क्या बात है। उन्होंने उस कार्ड को मेरे सामने उसी वेग से फेंका जैसे कोई अच्छा गेंद फेंकने वाला क्रिकेट की गेंद फेंकता है। पढ़ा तो ताज्जुब में रह गया। लिखा था, मेरे आराध्य, तुम उस दिन के बाद मिले ही नहीं। तुमने जो साड़ी भेजी थी वो मिल गई। 4 ब्लाउज शीघ्र पार्सल से भेज देना। तुम्हारी याद में दिन में भी तारे गिनने को जी चाहता है। क्या करूं, ये दिन में निकलते ही नहीं। तुम कब तक एकाकी जीवन बिताओगे? पिताजी को मैंने राजी कर लिया है। तुम जब आओ तब थोड़े पिस्ते, बादाम और काजू अवश्य लेते आना। पिताजी को ये सब चीजें बहुत पसंद है। पत्र मेरे नाम के पते से बैरंग भेजना। शीघ्र अतिशीघ्र, तुम्हारी यादेश्वरी देवी। मुझे काटो तो खून नहीं। अरे मैं किसी यादेश्वरी देवी को नाम से भी नहीं जानता था। इतने में ही मेरे मित्र महोदय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मेरे घर पधारे। मैंने उनकी ओर तनिक भी रुख नहीं किया। वो आते ही बोले, यार भाई यादेश्वरी देवी का पत्र मिला कि नहीं है? मेरे पास भी उसने पत्र डाला है कि तुमसे शीघ्र उत्तर भिजवा दूं। हाय, तब मेरी समझ में आया कि वो उन्हीं महाशय जी की शरारत थी। मैंने श्रीमान जी से कहा, अच्छा हुआ कि तुम समय से पूर्व आ गए, नहीं तो कोई न कोई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता। तुमने महाभारत की भूमिका तो तैयार कर ही दी थी। वे बड़े निसंकोच भाव से बोले, यार तुम लोग तो बड़े नासमझ हो। कहीं प्रेम पत्र भी पोस्ट कार्ड पर लिखे जाते हैं, और ये भी भूल गए कि आज तो 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल बनाया। अभी आपने सुना हास्य लेख विवाहित जीवन में झगड़ों की जड़ ना समझी। लेखक थे डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। वाचन था निधिकांत पांडे का। कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।